ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आपका नवंबर 2012 का ही क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 2 ली थी ये उनके लिए है। सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं 121 टू 129, करेक्ट। Some researchers suggest that emotional intelligence can be learned and strengthened while others claim it is an inborn characteristic. कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि आप दूसरों के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। उसे आप या तो लर्न कर सकते हो या फिर उसको आप मजबूती दे सकते हो वाइल अदर्स क्लेम इट, जबकि दूसरे क्लेम करते हैं कि ये एक इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ तो कहते हैं कि आप इसका अधिगम कर सकते हो, जबकि कुछ क्या बोलते हैं कि ये क्या है, इनबॉर्न है, मतलब इनबिल्ट है आपके अंदर। द पर्पस फॉर डेवलपिंग आवर इमोशनल लिटरेसी इज टू प्रिसाइसली आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट आवर फीलिंग। इस चीज को डेवलप करने के पीछे रीजन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस हम क्यों डेवलप करें, जिससे कि हम प्रिसाइज तरीके से, मतलब एक समराइज फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाएं और दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएं। When we do this, we are helping nature fulfill its design for our feeling. जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम अपने नेचर की मदद करते हैं अपनी फीलिंग्स को डिज़ाइन करने में। We must know now we feel in order to be able to fill our emotional need. हमें ये समझ में आता है कि हम अपनी इमोशनल जो नीड है उसको पूरा कर पाएंगे। And we must communicate our feeling in order to get the emotional support and understanding we need from others. और हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, जिससे कि हमें सामने वाले से एक इमोशनल सपोर्ट मिले और एक अंडरस्टैंडिंग मिले। जब आप दूसरे को बता ही नहीं पाएंगे कि आप किस इमोशनल दुविधा में है या क्या आपके दिमाग में चल रहा है, हाउ विल ही हेल्प यू एज टू शो आर इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टू देम। आप जितने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे सामने वाले के सामने, उतना वो आपकी मदद कर पाएंगे। ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू डेवलपिंग आर इमोशनल इंटेलिजेंस इज टू इम्प्रूव आर एजुकेशनल लिटरेसी। अगर हमको इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या करना है, डेवलप करना है, तो हमको इमोशनल लिटरेसी को क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि टू इम्प्रूव आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई आवर फीलिंग्स बाय देयर स्पेसिफिक नेम। हमें क्या करना होगा, अपनी खुद की जो एबिलिटी है, हमारी खुद की फीलिंग्स को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। एंड द मोर स्पेसिफिक वी कैन बी द बेटर। और हम जितने ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे हम उतने ज़्यादा बेटर लगेंगे। In the English language we have thousands of words such describe and identify our emotion. इंग्लिश जो है उसमें 1000 वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे इमोशंस को आइडेंटिफाई भी करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं। We just don't use many of them. हम इनमें से कुछ को तो यूज़ कर ही नहीं पाते। If you are interested in working on your emotional literacy, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी इमोशनल लिटरेसी पे काम करने में, फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट यूजिंग सिंपल 3 वर्ड सेंटेंस। सबसे पहले हमें 3 सिंपल सेंटेंसेज हैं जिनको यूज़ करना शुरू करना होगा, जैसे आई फील सैड, आई फील हैप्पी, आई फील मोटिवेटेड, आई फील ऑफेंडेड, आई फील अप्रिशिएटेड, आई फील हर्ट, आई फील डिसरेस्पेक्टेड। जब हम इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं लिमिटेड वर्ड सेंटेंसेस में यूज़ करके, तो उसे हम बोलते हैं आई मैसेज। आई मैसेजेस मतलब जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जबकि दूसरी जगह व्हेन वी से थिंग्स लाइक यू मेक मी सो जेलस, जहाँ पे आप दूसरे के बारे में बात करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, यू मैसेजेस, ठीक है। These you messages typically put the other person on the defensive. ये जो you messages होते हैं ना, ये दूसरे इंसान को क्या करते हैं, डिफेंसिव मोड पे लाते हैं। Just imagine somebody is saying to you that you are making me jealous. You will get offended, ठीक है, which hurts communication and relationship rather than helping. जो क्या करता है, कम्युनिकेशन को भी हर्ट करेगा, रिलेशनशिप को भी हर्ट करेगा, एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय, ठीक है। द पैसेज कैन बी कॉल्ड, ये जो पैसेज है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस पैसेज इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये पैसेज कैसा है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। नैरेटिव होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी स्टोरी को नैरेट करते हैं या किसी भी चीज़ को हम नैरेट करते हैं। डिस्कर्सिव और फैक्चुअल, फैक्चुअल क्या होता है, जो किसी चीज़ पे बेस्ड होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ पे बेस्ड होके किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्चुअल। नैरेटिव आपको पता चल गया, नैरेटिव का मतलब होता है जहाँ पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में नरेट करते हैं। और डिस्कर्सिव का मतलब होता है जहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्कर्सिव। लेकिन यहाँ क्या है, एक अच्छे से एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। An inborn characteristic referred to here is one's ability
एक जो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक होता है खुद की एबिलिटी के लिए जो यहाँ पे यूज किया गया है वो क्या है? अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट इमोशनली वन सराउंडिंग, गिव ए कैलकुलेटेड इमोशनल रेस्पॉन्स एट ऑल टाइम, रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, बी कंसिडरेट। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर इस क्वेश्चन को समझेंगे ना तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि आप सारी जगह कितना कैलकुलेटिव तरीके से अपना इमोशनल जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स सपोज समबडी इज अब्यूजिंग यू, सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कई लोग होते हैं जो इतने ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दे ऑल्सो कम ऑन द अब्यूजिव लैंग्वेज। कोई आपके साथ हाथापाई कर रहा है तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ही उस टाइम आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करवाएगा। ठीक है, तो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप एक कैलकुलेटेड इमोशनल रिस्पॉन्स दो हर जगह। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड इवोल्यूएट इमोशनली वन सराउंडिंग, अपने खुद की जो सराउंडिंग है उसमें इमोशनली लोगों को इवेल्युएट करना और समझना नहीं। यहाँ क्या होगा कि आप सारी जगह पे कितने भी खराब एनवायरनमेंट में हो, कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में हो, आप कितना प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। हेयर इमोशनल सपोर्ट सजेस्ट, जो इमोशनल सपोर्ट है उसका क्या मतलब है? वाइज काउंसिल, सिंपैथी, पिटी, टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है किसी भी चीज को बियर करना या फिर टॉलरेट करना। ठीक है, पिटी होता है जब हम किसी को बोलते हैं ना आई फील पिटी ऑन यू, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है, मर्सी। ठीक है, सिंपैथी होती है इमोशनल सपोर्ट, हमें किसी से सिंपैथी चाहिए, देन वी यूज दिस टर्म दैट आई नीड योर इमोशनल सपोर्ट। अगर हम फेल हो जाते हैं या कोई भी चीज होती है देन वी नीड इमोशनल सपोर्ट ऑफ द अदर पर्सन। वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी मीन्स टू, यहाँ हमने पढ़ा था कि अगर आपको इमोशनल सपोर्ट को इम्प्रूव करना है तो हमको क्या करना होगा? इमोशनल लिटरेसी पे काम करना होगा। तो जब हम अपनी इमोशनल लिटरेसी पे काम करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इम्प्रूव वंस एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल, कंट्रोल वर्बल और फिजिकल आउटबर्स्ट, अडॉप्ट ए फ्रेंडली एटीट्यूड वाइल मीटिंग स्ट्रेंजर्स, वर्क विद ए काउंसलर टू सपोर्ट योर इमोशनल बिहेवियर। पहली बात तो हमें इमोशनल बिहेवियर के मतलब कंटिन्यू करने के लिए काउंसलर से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी। अपनी इमोशनल लिटरेसी पे काम करने का मतलब यहाँ क्या है कि आप अपने खुद के एटीट्यूड और खुद की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको कितना जल्दी और कितना अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जब हम ऑफिस जाते हैं या किसी सीनियर सिटीजन से बात कर रहे होते हैं तो हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम कितना इफेक्टिव तरीके से सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। कंट्रोल वर्बल एंड फिजिकल आउटबर्स्ट, ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है, इमोशनल बिहेवियर है कि आप किसी के साथ हाथापाई तो नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं होगा। एक फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं, यहाँ क्या होगा? इमोशनल लिटरेसी का मतलब है अपने खुद के एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना। आई मैसेजेस आर यूजुअली अबाउट, अभी हमने पढ़े थे आई मैसेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब हम अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? नरेटर अपने व्यूज को फ्रीली एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं दुखी होता हूँ, मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं ऑफेंडेड होता हूँ, मैं अप्रिशिएट फील करता हूँ, मैं हर्ट फील करता हूँ, मैं डिसरेस्पेक्टेड फील करता हूँ। दीज ऑल आर आई मैसेजेस। ठीक है, दूसरे को ब्लेम करने का मतलब क्या होता है? यू मैसेजेस। यू मैसेजेस आर यूजुअली अबाउट, जहां पे हम क्या करते हैं? दूसरे को ब्लेम करते हैं। यहाँ पे दूसरे को ब्लेम किया गया है दैट यू मेक मी सो जेलस, आप मुझे क्या करते हो? जेलस फील करवाते हो। सिंपैथाइजिंग विद द लिसनर, नहीं, लिसनर के साथ हम सिंपैथाइज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। लुकिंग एट इश्यूज फ्रॉम अदर्स व्यू पॉइंट, दूसरे के व्यू पॉइंट से इश्यूज को देखना, वो भी हम नहीं कर रहे हैं। खुद को ब्लेम करना नहीं। तो यहाँ क्या होता है? यू मैसेजेस मतलब जस्ट टू ब्लेम अदर्स। द एंटोनिम फ्रॉम द पैसेज फॉर द वर्ड जनरल, एंटोनिम का मतलब होता है आपको यहाँ पे क्या बताना है? अपोजिट बताना है। सिंपल, हार्ड, नेचर नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। जनरल मतलब सामान्य, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर होना किसी भी चीज को लेके। इन द कॉन्टेक्स्ट डिफेंसिव मीन्स, जो डिफेंसिव का मतलब होता है यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा पैसेज में। जब हम यू मैसेज की बात करते हैं ना तो वो दूसरे इंसान को किस में डालता है? डिफेंसिव मोड में, मतलब वो कैसा हो जाएगा? अग्रेसिव हो जाएगा। अटैक एंड इनजस्टिस, नहीं, हम इनजस्टिस पे नहीं उतरते हैं। एक्सप्रेसिव एंगर, बिल्कुल सही बात है। इफ आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स टू यू दैट यू आर पुटिंग मी डाउन, आप मुझे नीचा गिरा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? आपको ऑफेंडेड मोड में लाएगा और आप अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड डिफेंसिव मोड। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सपोर्ट व्हाट इज राइट, जब हम डिफेंसिव मोड में होते हैं तो हम सही और गलत तो देख ही नहीं पाते। सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ना ही हमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। डिफेंसिव मतलब होता है कि आपको अपनी बात सही तरीके से रखनी है।
ए वर्ड दैट मीन्स ऑफ ए नेचर, एक नेचर का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज टिपिकली। प्रिसाइजली मतलब होता है कि जहाँ पे आप कोई भी चीज जो एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से जब हम उसको एम्फेसाइज करके सामने वाले को बताते हैं। लिटरेसी का मतलब होता है किसी भी चीज को पढ़ पाना और लिख पाना, मतलब आपकी नॉलेज। ऑफेंडेड मतलब जब हम किसी भी चीज को लेके अपसेट होते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑफ ए नेचर मतलब टिपिकली। टिपिकली का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरे वाले के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई भी लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका टिपिकली, किसी एक पर्टिकुलर नेचर का होना। नेक्स्ट है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो by selecting the most appropriate option. Dust caked clouds coated the bay, tanker ship signaled. बादल जो है वो कैसे थे, डस्ट केक्ड मतलब धूल मिट्टी भरे हुए थे। टैंकर शिप सिग्नल, टैंकर को क्या है, सिग्नल दे दिया गया था। Dozens of us wearily passed on through the unseasonal wind and blanketed chill. हम में से हजारों लोग यानी दर्जन लोग जो है वो क्या है, उस अनसीजनल विंड मतलब ऐसी हवा जो बिना सीजन के चलती है, और ब्लैंकेटेड चिल बहुत ठंडी हवा जो है उसमें से पास होते थे। आउटडोर्स गेट चेयर्स वर एवेंडन, जो बाहर के गेट थे उन्हें क्या कर दिया था, खाली करवा दिया गया था। सम ओवरटर्न एंड अदर्स स्टैक्ड वेटिंग टू ट्रम्बल डाउन, कुछ क्या कर रहे थे, वहां वेट कर रहे थे जिससे कि जो ये तूफान है वो थोड़ा सा थम जाए। बट नॉट टुडे, माई बैग फेल्ट हैवियर ऑन माई शोल्डर देन एवर बिफोर, लेकिन आज नहीं, मेरा जो शोल्डर पे बैग था वो आज मुझे बहुत भारी लग रहा था। आई लिफ्टेड इन माई हैंड टू रिलीव द प्रेशर एंड डीम्ड ऑफ डेज व्हेन आई टू वॉज लाइटर। मैंने क्या किया, जो बैग था वो शोल्डर पे मुझे भारी लग रहा था, तो नैरेटर ने उसको क्या किया, हाथ में ले लिया, और वो सोचने लगा कि जब वो बहुत पतले हुआ करते थे, मतलब अभी वो कैसे हैं, मोटे हैं। माई माइंड वांडर्ड, मेरा दिमाग जो है वो घूमने लगा। अनदर ईयर गोन, दूसरा साल भी गया। आई ट्रिप थ्रू ए वॉल ऑफ पेडेस्ट्रियन, वो एक जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी वॉल में जाने लगे, मतलब उनके संग संग जाने लगे। तभी अचानक से एक मूविंग बस जो है वो केयरलेसली क्या हुई, लिटर्ड मी डाउन इनटू द कर्ब, उस बस ने क्या किया, उनको नीचे लिटा दिया, मतलब वो गिर गए। माई टीयर स्टेन्ड आई सर्च फॉर एन एंजल ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस, उनकी आंख में क्या था, आंसू था, और आंसू की वजह से वो एक एंजल को ढूंढ रही थी, किनके बीच में, पेडेस्ट्रियन रो के बीच में, जब वो कॉन्क्रीट सरफेस पर गिर गई। बट द इल्यूमिनेटेड व्हाइट क्रॉसिंग हैंड सिग्नल माई एग्जिस्टेंस, लेकिन जो इल्यूमिनेटेड मतलब जो आभासी सा जो व्हाइट क्रॉसिंग हैंड है उसने क्या किया, सिग्नल दिया मेरे कि अब हम मुझे खड़े होके चलना चाहिए। आई पुश्ड माई सेल्फ अप ब्यूराइज्ड एंड फिल्थी, मैंने खुद को क्या किया, कलेक्ट किया और वहां से निकलना चालू किया। अ हॉर्न क्विकली वार्न मी ऑफ अप्रोचिंग डेथ, एक हॉर्न बजा जिसने मुझे ऑलमोस्ट क्या किया, वार्निंग दी मेरी डेथ के लिए। देन द येलो टैक्सी स्पीड थ्रू द रेड बल्ब, जो येलो टैक्सी है वो बहुत स्पीड से निकली। Sighing a checked earth direction, brushing waste from my body, and I joined a new crowd and made the final push across the last road. उन्होंने क्या किया, कपड़े फटकारे अपने, ब्रशिंग वेस्ट फ्रॉम माई बॉडी, अपनी बॉडी से जो गंदगी थी वो हटाई, एक नए क्राउड को ज्वाइन किया और लास्ट रोड जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। आई होस्टेड माई बैग चेक्ड फॉर माई ऑफिस कीज, उन्होंने क्या किया, अपने बैग को चेक किया ऑफिस कीज निकालने के लिए। देन एंटर्ड वन ऑफ द मेनी स्काई ग्रिपिंग फोर्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, तब उन्होंने क्या देखा, बहुत सारी स्काई ग्रिपिंग जो बिल्डिंग थी उनको देखा और वो वापस अपने काम में लग गई। अनसीजनल विंड्स रेफर्स टू द, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो अनसीजनल विंड होती हैं उनका मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग दैट डे, बहुत तेज हवा जो उस दिन बह रही थी। विंड्स कॉजिंग अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, ऐसी हवाएं जो अनएक्सपेक्टेड तूफान लाती हैं। नॉट द टाइम ऑफ द ईयर फॉर सच विंडी कंडीशंस, ऐसा साल जो विंडी कंडीशंस के लिए क्या है, तैयार नहीं है। विंडी कंडीशंस दैट चेंज द क्लाइमेट, ऐसी विंडी कंडीशंस जो क्लाइमेट को क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं। तो यहाँ क्या होता है, अनसीजनल विंड मतलब नॉट द टाइम ऑफ द ईयर फॉर सच विंडी कंडीशन। कई बार क्या होता है, सर्दियों में बहुत तेज हवा चलने लगती है तो हम क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू फॉर दिस विंड, बहुत ठंडी हवा जब चलती है कई बार बेमौसम, तो उसे ही क्या बोला जाता है, अनसीजनल विंड। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Here blanketed chill signifies that the weather was, यहाँ जो blanketed chill है उसका मतलब क्या है कि मौसम कैसा था,
ठंडा हो रहा था, विंडी और डस्टी था, डस्टी और कोल्ड था, चिली और विंडी था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मौसम कैसा था, ब्लैंकेटेड चिल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा और हवादार था। आई टू वॉज लाइटर सजेस्ट द नरेटर, वो इमेजिन करने लगी थी जब वो बहुत पतली थी। तो नरेटर क्या कहना चाहता है, इज वेरी लाइट फॉर द साइज, वो अपनी साइज के लिए बहुत पतली है, नहीं। वॉज फेट बट लाइट फुटेड, बहुत मोटी है लेकिन पैर बहुत हल्के हैं, नहीं। वो अब कैसी हो गई है, मोटी हो गई है और क्लमजी हो गई है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। केयरलेसली लिटर्ड मी डाउन इम्प्लाइज दैट द सब्जेक्ट, उन्होंने क्या किया, बस पास से निकली और उसने केयरलेसली उनको नीचे गिरा दिया। वो क्या इम्प्लाई करता है कि जो सब्जेक्ट है मतलब जो नरेटर है, फेल्ट हेल्पलेस एंड वीक, उसको मतलब अपने आप पे हेल्पलेसनेस फील हुई और वीक फील हुआ। ही वॉज इंजर्ड इन द फॉल एंड नीडेड हेल्प, वो इंजर्ड हो गए थे गिरने में, उनको मदद की जरूरत थी। वॉज ट्रीटेड विद इनडिफरेंस बाई सोसाइटी, सोसाइटी ने उन्हें बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया था। वॉज थ्रोन हाई एंड फार आफ्टर द व्हीकल हिट हिम, जब व्हीकल ने उन्हें हिट किया तो वो बहुत दूर और ऊंचा जाके गिर गई थी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है केयरलेसली लिटर्ड मी डाउन, कि जो नरेटर है वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी। उन्हें किसी एंजल की एक होप थी कि वो आके उनको हाथ देंगी और तब वो जाके खड़ी होंगी। एन एंजल ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस रेफर्स टू द, एक एंजल जो है वो कॉन्क्रीट सरफेस पर आएगी क्योंकि वो वहीं गिरी थी। इस लाइन का क्या मतलब है, एन एंजल ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस मतलब ये कॉन्क्रीट सरफेस तो एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है, एंजल का मतलब है कोई ऐसा भला इंसान जो उनकी मदद कर सके। अ फेलो एंजल आफ्टर ही डाइड इन द एक्सीडेंट, एक फेलो एंजल जब वो मर गई एक्सीडेंट में, नहीं। अ गुड सैमेरिटन अमोंग द पेडेस्ट्रियन, बिल्कुल सही बात है, एक ऐसा अच्छा इंसान या फिर एक अच्छा मतलब सोल जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों में से कोई उनकी मदद कर पाए। सीइंग एन एंजल एज ही वॉज कंफ्यूज आफ्टर बीइंग हिट, नहीं। एक एंजल को देखना क्योंकि वो हिट होने के बाद कंफ्यूज हो गई थी। हिज कलीग वॉकिंग पास्ट हु वुड हेल्प हिम, जो कलीग उनके निकल चुके थे मतलब जो पास्ट कलीग थे वो उनकी मदद करेंगे, नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट कि गुड सैमेरिटन अमोंग द पेडेस्ट्रियन, दिस इज कॉल्ड एन एंजल ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस। हेयर द स्काई ग्रिपिंग फोर्ट्रेसेस आर, स्काई ग्रिपिंग फोर्ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो कमर्शियल यूज के लिए बनाई जाती हैं। टॉल बिल्डिंग फॉर कमर्शियल यूज, बिल्कुल सही बात है कि लंबी लंबी बिल्डिंग जो कमर्शियल पर्पज से बनाई जाती है। लार्ज बिल्डिंग फॉर रेजिडेंट्स ऑन दैट स्ट्रीट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो रहने के लिए बनाई जाती है। बिल्डिंग दैट एंट्रैप द ह्यूमन स्ट्रिप, ऐसी बिल्डिंग्स जो मनुष्य की आत्मा को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। टॉल बिल्डिंग विदाउट विंडोज दैट आर सिक्योर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और खिड़कियां जो सिक्योर होती हैं, नहीं। स्काई ग्रिपिंग फोर्ट्रेस का मतलब होता है ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब यहां से आपकी पेडागोजी शुरू होती है। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम यूजिंग, जो आइकॉनिक मोड होता है अधिगम का वो कौन से सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है। सिंबल, इमेज और डायग्राम, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। लर्निंग का हमें आइकॉनिक मोड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल्स होंगे, नहीं। इमेज और डायग्राम होंगे, बिल्कुल सही बात है। जब हम इमेज और डायग्राम्स को यूज करते हैं ना तो बच्चा क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की मदद से चीजों को क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग याद कर पाता है, ठीक है। ये एक सिस्टम पे बेस्ड होता है जहाँ पे अधिगम जो होता है वो प्रॉपर तरीके से आप बच्चे को कर पाते हो, ठीक है। हम पढ़ते हैं आइकॉनिक मोड होता है, इनेक्टिक मोड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, नहीं। वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, ये साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइकॉनिक मोड का मतलब होता है जब बच्चा चीजों को अपनी आंखों से खुद देखता है। एक होता है सिंबोलिक, एक होता है इनेक्टिक और एक होता है आइकॉनिक। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट, जो रचनावाद होता है वो एक ऐसी थ्योरी है जहां पे बच्चा स्टडी ए वेराइटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल, बच्चा जब डिसिमिलर सैंपल की ही स्टडी कर रहा है तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे हुआ। दे आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर एंड यूज ए वेराइटी ऑफ मीडिया, यहाँ तक सही था कि टीचर फैसिलिटेट करता है लेकिन मीडिया क्यों यूज होगी। मीडिया को अगर यूज करेगा तो बच्चा फिर खुद से कहाँ चीजों को लर्न कर पा रहा है, खुद से कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। फॉर्म दियर ओन अंडरस्टैंडिंग, बच्चा क्या करता है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाता है एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड।
और खुद की नॉलेज क्रिएट करता है वर्ल्ड के बारे में थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। खुद से क्या करेगा, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करे, कोई और नहीं है जो उसको मतलब नपा तुला सामान ला के दे दे या बच्चे को रटा दे। ये चीज़ क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म में गलत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। ये चीज याद रखिएगा, जो एक्विजिशन होता है ना, एक्विजिशन का मतलब हमेशा होता है अर्जन। अर्जन जो होता है ना वो हमेशा एक नेचुरल प्रोसेस होती है। एक्विजिशन कभी भी आपको मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर आपको अधिगम नहीं करवाया जाएगा। इट रिक्वायर्स अ मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। जहां भी मेमोराइजेशन आएगा ना, मतलब वहां क्या हो रहा है, अधिगम हो रहा है। ठीक है, चीजों को क्या कर रहे हैं, आपको रटाया जा रहा है। It involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as to the memorization of vocabulary. इसमें जो vocabulary होती है उसको भी memorize करने पे फोकस नहीं किया जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में एक अप्रोच होती है सिस्टमेटिक, जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ग्रामर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। It refers to the process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain. बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, एक प्रोसेस से रेफर होता है अधिगम की, जहाँ पे हम एक सेकेंड लैंग्वेज जो है या फिर एक नेटिव लैंग्वेज जो है उसको हमारी जो इन्नेट क्वालिटी होती है, इन्नेट कैपेसिटी मतलब हमारी जो इनबिल्ट कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन की, उस पर हम क्या करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। वापस देखते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी जन्मजात क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, अधिगम की एक प्रोसेस होती है जिसमें सेकेंड लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज जो है उसको हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज बच्चे की मातृभाषा, सेकेंड लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज होती है। इट्स ए टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच द चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना उसको आप कभी भी लर्न नहीं करते हो। ठीक है, विच इज़ नॉट ए टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। जो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है वो कौन सा नहीं है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, ये तो बिल्कुल होगा, टीचर सेंटर्ड ही है। हर बच्चे को इंडिविजुअल तरीके से इंस्ट्रक्शन देना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। डेमोन्स्ट्रेशन, ये टीचर सेंटर्ड होता है। जब आप बच्चे को डेमो दे रहे हो किसी भी टॉपिक का या किसी भी चीज़ का, तो उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टीचर पोडियम पे खड़े होकर उस चीज़ का डेमो दे। लेक्चर मेथड, बच्चा पैसिव होता है, टीचर सेंटर में होता है। लेकिन जो मॉडलिंग मेथड होता है ना, ये कैसा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। मॉडलिंग मेथड में क्या होता है, आप बच्चे को कोई एक्टिविटी देते हो जिससे कि वो उसको परफॉर्म करे, तो इसमें बच्चा जो है उसको सेंटर में रखा जाएगा। नेक्स्ट इज इन ए लिसनिंग स्पीकिंग असेसमेंट एक्टिविटी। यहाँ क्या करना है, लिसनिंग और स्पीकिंग है। 4 स्किल्स होती है, LSRW। तो यहाँ क्या है, लिसनिंग भी है और स्पीकिंग है। इनका क्या हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। इंडिकेट हाउ यू विल असेस द फॉलोइंग एक्सचेंज। अब हमें बताना है कि हम कैसे ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको हम कैसे आकलित करेंगे। टीचर ने बोला, हैव यू वॉच्ड एनी इंग्लिश फिल्म लेटली, टेल योर फ्रेंड अबाउट इट। आपने अभी रिसेंटली इंग्लिश की कोई फिल्म देखी है, और अगर देखी है तो इसके बारे में अपने दोस्त को बताइए। ठीक है, पहली स्टूडेंट ने बोला, ऑफ कोर्स स्पेशली एनिमेशन, मैंने देखी है स्पेशली एनिमेशन मूवी। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा, मैंने भी देखी है और मुझे ये मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंटोनेशन क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसमें हम जो पिच होती है ना उसको बहुत कंट्रोल में रखते हैं। जो तार होता है वॉइस का, पिच लेवल जो होता है उसको कंट्रोल में रखा जाता है। लेकिन इंग्लिश की जब बात आती है ना, तो इंग्लिश में क्या होता है, रिदम भी इंपॉर्टेंट होती है और जो स्ट्रेस होता है वो भी इंटोनेशन में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप गुस्सा होते हो तो आपका पिच बहुत ऊपर जाता है, सो द इंटोनेशन लेवल गेट्स हाई। अब यहाँ पे क्या है, ये लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटी हुई। पहले बच्चे ने जो रिस्पॉन्स दिया कि ऑफ कोर्स स्पेशली एनिमेशन, टीचर ने क्या पूछा, आपने अभी रिसेंटली कोई इंग्लिश फिल्म देखी है, तो पहले बच्चे ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, पहले बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है, इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि जब उसने सुन लिया था, जो भी टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया था वो उसने सुन लिया था, तो यहाँ जो स्पीकर था
यहाँ पे ये स्टूडेंट 1 क्या है, स्पीकर था। इस स्पीकर को ये जो एक्सपीरियंस शेयर करना था वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना था, ठीक है। क्यों? हैव यू वॉच्ड एनी इंग्लिश फिल्म लेटली, आपने कोई भी इंग्लिश फिल्म अभी रिसेंटली देखी है? तब बच्चा बोलता है हाँ देखी है, तो यहाँ तक ये चीज सही थी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर ने बोला है टेल योर फ्रेंड अबाउट इट, अपने दोस्त को इसके बारे में बताना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने क्या बोला है, स्पेशली एनिमेशन। आप एनिमेशन जो मूवीज होती है ना उसको आप फिजिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया बच्चे ने वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सुनने के बाद उसे क्या करना था, बोलना था। किसको बोलना था? ये सारा एक्सपीरियंस उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना था, लेकिन उसने क्या किया, टीचर को डायरेक्ट बोल दिया। नेक्स्ट है दूसरे स्टूडेंट ने बोला मी टू, आई लाइक देम ए लॉट। तो यहाँ दूसरे स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो दोनों का ही रिस्पॉन्स क्या है, इनकरेक्ट है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दूसरे का क्यों है? क्योंकि इन दोनों को ही आपस में एक दूसरे को क्या करना था, रिस्पॉन्स देना था, जबकि इन दोनों ने ही क्या किया है, टीचर को अपना रिस्पॉन्स दिया है। तो जो लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटी थी वो इन दोनों के बीच में होनी थी, जिससे टीचर क्या करता, उसका अच्छे से आकलन कर पाता। लेकिन इन दोनों ने क्या किया है, आपस में ही टीचर को क्या किया है, रिप्लाई किया है, तो टीचर आकलन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसमें कहा गया है एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जो भाषा का अधिगम होता है उसके शुरुआती स्टेज में, मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, कौन सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो लर्निंग एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, और बच्चे की जो अवेयरनेस है वर्ल्ड के बारे में उसको वो क्रिएट करती है। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होती है इसे कैसे यूज किया जाता है, बच्चे की अवेयरनेस के तौर पे, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने किस पे फोकस किया था कि बच्चे को आप कैसी एजुकेशन दो, क्वालिटी वाइज एजुकेशन दो, रियल एनवायरनमेंट से जोड़ के पढ़ाओ, एजुकेशनल पर्पस पूरा होना चाहिए, ठीक है। 4 एनसीएफ है जो अभी तक पब्लिश हुए हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, एजुकेशन को बेटरमेंट के लिए एनसीएफ आए थे, ठीक है। इन्होंने बोला था जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होती है ना, ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो अधिगम की एक्टिविटी के लिए बच्चे को मदद करती है। सबसे पहले हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज, ये यूरोपियन लैंग्वेज है जो बेसिकली इंग्लैंड और बाहर की कंट्रीज में इसको बोला जाता है। हिंदी जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज होती है, जिसको कहाँ बोलते हैं हम, नॉर्थ इंडिया में। जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट और नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई भी हो सकती है। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में हम क्या करते हैं, सिटीजन्स के थ्रू यूज की जाती है, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग की इनिशियल स्टेज में वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट्स सपोज ये रशियन स्टूडेंट है, ठीक है, ये इंडियन स्टूडेंट है, ये बोलेगा रशियन लैंग्वेज और ये बच्चा बोलेगा इंडियन लैंग्वेज। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, वहां पे हम यूज करते हैं वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। ये क्या करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो जो इंग्लिश है वो यहाँ पे कैसे रोल प्ले करेगी, एज ए वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। वो इनको भी समझ में आएगी और वो इसको भी समझ में आएगी। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 142, वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, जब हम समझ के लिए किसी पैसेज को या कोई भी चीज को पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोग्राफ, हम ये समझते हैं कि कुछ पेयर्स जो होते हैं वो होमोग्राफ्स के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। होमोग्राफ का मतलब होता है जहां पे मीनिंग जो होता है ना वर्ड्स का वो बिल्कुल अलग होता है, मीनिंग इज डिफरेंट, लेकिन जो साउंड होती है ना इट्स कंप्लीटली आइडेंटिकल। इसे बोला जाता है आपका क्या, होमोग्राफ। होमो मतलब सेम, ग्राफ मतलब राइटिंग, जो सेम तरीके से लिखे हुए हैं लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ अगर हम देखें लेड, लेड इज मेटल, लीड, लीड मतलब गिव डायरेक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, ये तो मेटल है और ये क्या है, किसी को कंट्रोल करना, तो ये क्या है, होमोग्राफ। यहाँ अगर हम देखें लेड, लेड, लेड जो होता है डायरेक्शन देना नहीं, लीड का मतलब होता है डायरेक्शन देना, और यहाँ लीड का मतलब क्या है, मेटल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, यहाँ ये पहला वाला जो है वो गलत है, लेकिन ये जो है वो सही है। लेड मेटल भी होता है और लीड डायरेक्शन देना, मेल पोस्ट करना, लेकिन मेल जो होता है वो क्या होता है, पुरुष, ना कि जेंडर, तो ये भी गलत हो गया।
वार्म और टेपिड जो होते हैं वो जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। वार्म का मतलब क्या होता है, वार्म मतलब होता है कोजी, ठीक है, गरम। और टेपिड का मतलब क्या होता है, टेपिड साउंड्स फॉर कूल। तो ये क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो होमोफोन होते हैं, होमोफिन क्या होते हैं, साउंड जो होती है वो सेम होगी लेकिन मीनिंग जो है वो उनका अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे लेड मेटल है और लीड क्या है, किसी को डायरेक्शन देना। क्लियर? आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डेंगलिंग मॉडिफायर। डेंगलिंग मॉडिफायर क्या होते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेज होती है जो किसी भी मीनिंग को क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ये खुद डेंगलिंग मॉडिफायर जो होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं खुद में, या फिर कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस होती है जो किसी भी वर्ड को क्या करेंगी, मॉडिफाई कर देंगी। यूज्ड इन सेंटेंस बाय सम स्टूडेंट। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने सेंटेंस में इनको यूज किया है। इंडिकेट हाउ यू विल असेस देम। अब हमें इंडिकेट करना है कि हम उनको कैसे असेस करेंगे। पहले बच्चे ने कैसे यूज किया है, हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस। पहले बच्चे ने कैसे यूज किया है, डेंगलिंग मॉडिफायर है ये, ठीक है। हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस। अ रिटन एक्सक्यूज वाज नीडेड। एक रिटन एक्सक्यूज जो है वो जरूरी था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हु अराइव्ड लेट, कौन जो है वो लेट पहुंचा है। तो इस सेंटेंस में जो रिटन एक्सक्यूज है वो क्या है, लेट यहाँ पे पहुंचा है। हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, मैं यहाँ पहुंचने में लेट हो गया प्रैक्टिस के लिए, और रिटन एक्सक्यूज वाज नीडेड, एक रिटन एक्सक्यूज जो है वो जरूरी था। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप डेंगलर मॉडिफायर में जाएंगे, डेंगलिंग मॉडिफायर में, तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे रिटन एक्सक्यूज जो है वो लेट हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को वापस से देखोगे तो हम ये डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली लेट हुआ कौन है, हु एक्चुअली अराइव्ड लेट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, डूअर जो है वो लेट हुआ है, लेकिन डेंगलिंग मॉडिफायर की वजह से यहाँ पे चीजें चेंज हो गई। और यहाँ किसको लेट माना गया है, यहाँ पर लेट माना गया है रिटन एक्सक्यूज को, कि जो रिटन एक्सक्यूज है वो यहाँ पे क्या है, लेट हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है, विदाउट नोइंग हिज नेम, बिना उसका नाम जाने, इट वॉज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हम, ये बहुत डिफिकल्ट था उसको इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ क्वेश्चन है हु डिडंट नो हिज नेम, कौन है जो उसका नाम नहीं जानता था, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस इसका आंसर दे रहा है ना, वो है इट डिडंट नो हिज नेम, इट वॉज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। तो ये जो है वो उसका नाम नहीं जानता था। जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और डेंगलिंग मॉडिफायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कि हु वॉज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस हिम, कौन था जो उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, स्टूडेंट ने जो बोला द एक्सपेरिमेंट वॉज ए फेल्योर, जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, एक फेल्योर था। नॉट हैविंग स्टडीड द लैब मैनुअल केयरफुली, और लैब मैनुअल जो है उसको उसने केयरफुली रीड नहीं किया था। ये जो है वो डेंगलिंग मॉडिफायर का एक एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज नॉट ए डेंगलिंग मॉडिफायर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। स्टूडेंट 1 एक डेंगलिंग मॉडिफायर, स्टूडेंट 2 डेंगलिंग मॉडिफायर, स्टूडेंट 3 0, क्योंकि ये एक डेंगलिंग मॉडिफायर है ही नहीं। वापस देख लेते हैं, स्टूडेंट 1 ने क्या बोला, हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस, लेट हो गया प्रैक्टिस के लिए यहाँ आने में, और रिटन एक्सक्यूज वाज नीडेड, एक रिटन एक्सक्यूज जो है वो जरूरी था। कौन लेट हुआ है यहाँ आने में, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो ये है कि जो रिटन एक्सक्यूज है वो लेट पहुंचा है। जब आप इसको वापस से रिवाइज करोगे और देखोगे तो हम यहाँ पहुंचते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु एक्चुअली अराइव्ड लेट, एग्जैक्टली लेट हुआ कौन था। तो यहाँ पे डूअर जो है उसको एक रिटन एक्सक्यूज देना था, और वही जो है वो यहाँ पे लेट हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है दूसरा डेंगलिंग मॉडिफायर, स्टूडेंट 2 ने क्या बोला है, विदाउट नोइंग हिज नेम इट वॉज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कौन है जो उसका नाम नहीं जानता था, हु डिडंट नो हिज नेम। तो ये जो सेंटेंस है सेकंड, ये क्या बोलता है कि इट जो है वो उसका नाम नहीं जानता था। तो यहाँ पे जब हम इस वापस देखेंगे इसको, तो यहाँ है हु वॉज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस हिम, कौन है जो उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे डूअर जो है वो उनका नाम नहीं जानता था, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस करना उसके लिए टफ हो रहा था। जबकि स्टूडेंट 3 जो है उन्होंने डेंगलिंग मॉडिफायर को यूज किया ही नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट। जो क्राइटेरिया होता है असेसमेंट का वो क्या है? स्कोरिंग की, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जनरल इंप्रेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स एबिलिटी, असेसमेंट गाइडलाइन। जो आकलन का क्राइटेरिया होता है ना, आकलन का क्राइटेरिया होता है जहां पे हम ये देखते हैं कि बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, बच्चा कितना इंप्रूव कर पा रहा है। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उस चीज को ध्यान में रख के हम देखते हैं कि हम बच्चे को कहाँ कहाँ जो है वो आकलन कर सकते हैं। तो ये ना तो स्कोरिंग की होती है, ना ही ये क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, जनरल इंप्रेशन होता है बच्चे की एबिलिटी का, बिल्कुल सही है, ना ही असेसमेंट गाइडलाइन होती है। तो ये तीनों क्या है? गलत है। बल्कि यहाँ क्या होगा कि जो क्राइटेरिया होता है असेसमेंट का, इट डिफाइंस कि ये बच्चे की जो एबिलिटी है, हर बच्चे के अंदर एक इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उसका एक जनरल इंप्रेशन होता है। चूज द एप्रोप्रिएट इंटोनेशन। He has passed with distinction in English. However, वो जो है इंग्लिश में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? However, it's rising, falling, rising, falling and failing, rising. यहाँ क्या करना है? हमें इंटोनेशन का पता लगाना है। इंटोनेशन होता है हमारी जो पिच होती है वो कितना फॉल हो रही है और कितना राइज हो रही है, ठीक है। तो जो फॉलिंग और राइजिंग पैटर्न होता है टोन का, उसे ही हम बोलते हैं इंटोनेशन। अब इसमें दो पैटर्न होते हैं, एक राइजिंग पैटर्न होता है और एक फॉलिंग पैटर्न होता है। राइजिंग पैटर्न मतलब जब हम अपनी आवाज को क्या करते हैं? ऊपर की तरफ खींच के लेके जाते हैं। यूजुअली इसमें जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तब हम अपने इंटोनेशन को हमेशा हाई रखते हैं। और फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब होता है जब आपकी आवाज धीरे धीरे नीचे आती है, मतलब पिच जो है वो वॉइस की ड्रॉप डाउन होती है। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को खत्म करने वाले होते हैं, एंड ऑफ आवर सेंटेंस, तब हमारी पिच जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, करेक्ट। तो जो फॉल राइज इंटोनेशन होता है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे आवाज पहले नीचे जा रही है फिर आवाज ऊपर उठ रही है, या फिर राइज फॉल इंटोनेशन कैसे होता है, कैसे आवाज ऊपर उठ रही है और कैसे आवाज वापस नीचे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश हाउएवर। तो ये किस इंटोनेशन के साथ ये स्टेटमेंट को बोला गया है? पहले क्या है? आवाज नीचे गई है और फिर आवाज क्यों है? ऊपर गई है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या है? पहले नीचे पिच के साथ है, ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश हाउएवर, फिर हम चीख के जो बोलते हैं दैट इज राइजिंग इंटोनेशन। वाइल रीडिंग सिग्निफिकेशन इज, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें सिग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जब आप रिप्रेजेंट करते हो। सो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टेक्स्ट, ठीक है, या फिर हम किस वे में और कैसे किसी भी मैसेज को कन्वे करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये कैसे होती है? सिंबॉलिक फॉर्म में होती है। सिंबल्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं? किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को कन्वे करते हैं। सिग्निफिकेशन का मतलब होता है कितने अच्छे से आप मीनिंग को समझ पा रहे हो। सो द सिग्निफिकेशन इज जस्ट ए कॉम्प्रीहेंशन, समझ होती है किसी भी सेंटेंस की, करेक्ट। तो यहाँ पे है अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। या किसी भी मीनिंग पर पहुंचना एक अनफेमिलियर वर्ड के जब हम दूसरे वर्ड को सेंटेंस में पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द मैसेज इन ए सेट ऑफ सिंबल, सिंबल्स का जो एक सेट होता है उसमें मैसेज को रिकॉग्नाइज करना। कॉम्प्रीहेंडिंग ए सेंटेंस बाय पुटिंग टुगेदर द मीनिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड, समझ के साथ एक सेंटेंस को साथ में पढ़ना इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स के थ्रू। कन्वर्जन ऑफ मैसेज फ्रॉम इनटू ए डायग्राम और टेबल, यहाँ पे किसी भी मैसेज को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो डायग्राम में ना टेबल में। हम एक मीनिंग पे पहुंचते हैं लेकिन अनफेमिलियर वर्ड के साथ नहीं। मैसेज को रिकॉग्नाइज करना सिंबल्स की फॉर्म में, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्रीहेंडिंग। कॉम्प्रीहेंडिंग मतलब एक समझ, एक सेंटेंस की समझ बाय पुटिंग टुगेदर द मीनिंग, जब हम मीनिंग को साथ में रखते हैं ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड, जिन वर्ड्स के थ्रू ये सेंटेंस बना है। दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कुछ चीजें देखें, इसका बेसिक मतलब होता है किसी भी मैसेज के मीनिंग को डिकोड करना, ठीक है। हम मैसेज जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कि कितने अच्छे तरीके से हम उसको समझ पा रहे हैं और कितने इफेक्टिव तरीके से हम उसको कन्वे कर पा रहे हैं। सो इट जस्ट
कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को कन्वे करते हो या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हो और उसकी समझ अपने दिमाग में आप बिठाते हो। नेक्स्ट इज 147, वॉट इज टॉट इज नॉट वॉट इज लर्न बिकॉज। वॉट इज टॉट, जो भी पढ़ाया गया है, इज नॉट, वो नहीं है, वॉट इज लर्न, जो हमने क्या याद किया है, क्योंकि स्टूडेंट पोजेस डिफरेंट एबिलिटीज पर्सनैलिटीज एंड कम फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी है, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है और वो एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वॉट इज टॉट इज नॉट वॉट इज लर्नड। जो भी आपने पढ़ाया है जरूरी नहीं वो याद हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। एक बच्चा अलग तरीके से अधिगम करेगा, एक बच्चा अलग तरीके से अधिगम करेगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जिस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हो बच्चा उसी मेथड से चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से लर्न कर ले। स्टूडेंट पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, इट्स नॉट कनेक्टेड विद दिस लाइन कि बच्चा जो है वो इनफॉर्मल डिस्कशन में ज़्यादा टेंशन पे करता है, ऐसा नहीं है। टीचर की जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल है, हमें टीचर के सामाजिक और उसके इकोनॉमिक लेवल से कुछ भी लेना देना नहीं है। फुली मास्टर, ए टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एनी डिसिप्लिन, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि टीचर और बच्चा जो होता है वो कभी भी किसी भी चीज में मास्टरी नहीं कर सकता। इफ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड देन यू कैन इजीली अचीव दैट डिसिप्लिन। ठीक है, तो व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न। आपने जो भी पढ़ा है जरूरी नहीं वो याद हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है। ये सबको पता है कि इंडिया इज ए वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग अलग होती है, चाहे वो नाम में हो, चाहे वो ओरिजिन में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो भाषा में हो। सो लर्निंग में हर किसी का एक पर्टिकुलर रोल होता है, हर किसी का इंटरेक्शन का तरीका अलग अलग होता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? जस्ट टू एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी ही शुड फैसिलिटेट द थिंकिंग। इस तरीके से थिंकिंग को आप फैसिलिटेट कीजिए कि बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ पाए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। While writing a telegram, a necessary feature to be applied is, जब हम एक टेलीग्राम को लिखते हैं तो एक नेसेसरी फीचर क्या है? पर्सनल टच, पर्सनल एब्रिविएशन, ब्रीविटी एंड नीटनेस। जब टेलीग्राम आप लिखते हो तो उसमें ब्रीविटी जो होती है दैट प्लेज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रीविटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है? ब्रीविटी मतलब होता है ब्रीफनेस, कि आप कितना ब्रीफली एक चीज जो है, एक मैसेज जो है उसको फॉरवर्ड कर पाते हो। टेलीग्राम जो होता है इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं? एक शॉर्ट जो मैसेज है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैसेज लिखा जाता है। मैसेज बहुत कट टू कट होता है, इट्स अ वेरी पॉइंटेड मैसेज। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम टेलीग्राम भेजते हैं, इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। बीच में जो मैसेज लिखा रहता है इट शुड बी शॉर्ट एंड पॉइंटेड। ठीक है, बेसिकली जो अर्जेंट मैसेज होते हैं उनके लिए हम टेलीग्राम को यूज करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम मैसेज हमेशा फास्ट प्रोसेस होती है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, इसीलिए जब अर्जेंट कोई मैसेज हमें सेंड करना होता है देन ओनली वी यूज टेलीग्राम। क्लियर? तो यहाँ पे जो ब्रीविटी होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? द वैल्यू ऑफ ए वर्ड इन द टेक्स्ट मीन्स, किसी भी शब्द की जो वैल्यू होती है टेक्स्ट में उसका मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट द यूज ऑफ वर्ड इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, एक एप्रोप्रिएट यूज होना वर्ड का उस कॉन्टेक्स्ट में। नंबर ऑफ वेज ए वर्ड कैन बी यूज्ड, कितने वेज में उस वर्ड को यूज किया जा सकता है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, उस शब्द का जो डिक्शनरी में मीनिंग होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, उस वर्ड का जो सिग्निफिकेंस होता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कि एक पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने उस वर्ड को यूज किया है तो उसका वहां पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों आपने उसको यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो वर्ड वैल्यू होती है ना, किसी भी शब्द की जो वैल्यू होती है वो उस वर्ड की इफेक्टिवनेस को दिखाती है कि आप कितने इफेक्टिव तरीके से और कितना डिजायर्ड वे में उसको लिखते हो। करेक्ट? जब हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को लिखते हैं, जब आप कोई भी टेक्स्ट प्रिपेयर करते हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये देखा जाता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी के साथ और कितना इफेक्टिव तरीके से वर्ड्स को फ्रेम करके लिखते हो। ठीक है, मान लीजिए हम एक वर्ड सुनते हैं बस। ठीक है, ये क्या होता है? एक व्हीकल होता है, इट्स जस्ट ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे दिमाग में बस सुनते ही क्या आता है कि एक इमेज आती है कि यार बस जो होती है वो चलने फिरने वाली होती है। जब मैं बोलती हूँ, लेट सपोज अगर इफ आई से दिस स्टेटमेंट कि बस मुझे और भूख नहीं लगी,
तो यहाँ पे जो बस वर्ड है वो किस में चेंज हो गया कि अब मुझे इससे ज्यादा भूख नहीं लगी है। सो वी हैव चेंज द मीनिंग। तो बेसिकली जो मीनिंग होता है ना वो किस में रिजाइड करता है कि आप किस तरीके से उस वर्ड को फ्रेम करते हो। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अफेक्टिव फैक्टर इन मोटिवेशन आर लिंक टू स्टूडेंट्स। जो अफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं किसमें, मोटिवेशन में। अफेक्टिव डोमेन मतलब आपका जो भावात्मक फैक्टर होता है मोटिवेशन में वो किससे लिंक होता है स्टूडेंट के, सर्वाइवल एंड सेफ्टी नीड, ओन परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग सक्सेस एंड फेल्यूर, एबिलिटी टू कंप्लीट ए लैंग्वेज टास्क। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जब हम सक्सेस और फेल्यूर जो है उसको समझने लगते हैं मोटिवेशन में, दैट द अफेक्टिव फैक्टर्स आर लिंक्ड। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को लेके हमेशा मोटिवेट रहते हैं, मतलब हमेशा कैसे रहते हैं कि एंथुजियास्टिक रहते हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए वी विल फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे जो अफेक्टिव फैक्टर है वो इमोशनल फैक्टर होता है। ये इमोशनल फैक्टर जो है वो हमेशा हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। दे विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस आवर लर्निंग। ठीक है, अब चाहे हम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रखें चाहे हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रखें। अगर हम नेगेटिवली अफेक्टेड हैं तो हमारी लर्निंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, अगर हम पॉजिटिवली अफेक्टेड हैं तो हमारी लर्निंग जो है वो पॉजिटिवली अफेक्टेड होगी। ठीक है, बेसिकली हमारा जो अफेक्शन डोमेन होता है, भावात्मक जो डोमेन होता है, वो क्या करता है, हमें लर्निंग में या तो आगे लेके जाता है या फिर लर्निंग में वो पीछे लेके जाता है। तो हमारा जो सक्सेस होती है, जो फेल्योर है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।